अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सहाफ़ी में मतीउल्लाह जान। इस्लामाबाद। वफाकी वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने आज अफ़वाज पाकिस्तान का भरपूर दिफ़ा किया। एक ख़ुसूसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में वादिया तीरा से होने वाली नकल मकानी के हवाले से उन्होंने वाज़ेह किया कि ये नकल मकानी वफाकी हुकूमत या फ़ौज के इदारे की वजह से नहीं, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की इंतज़ामिया की पॉलिसी है जिसके तहत ये सब कुछ हो रहा है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा आज एक और सवाल सबके जहनों में गूंज रहा है कि आखिर वो 24 रुकनी कमेटी या जरगा जो भी कहें वो कहाँ है, और उनके सरबराह कमालुद्दीन साहब कहाँ हैं, जिनके हवाले से कहा जा रहा है कि ये उनका फैसला था। और फिर ये जो जरगा था या ये जो कमेटी थी, इसने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मशवरे और इजाज़त से ही नकल मकानी कराने का फैसला किया था तीरा वादी के लोगों को। आज एक और अहम खबर है जिस पे हम बात करेंगे। बानी पीटीआई से आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। आज मंगल के दिन आमतौर पे अहले खाना मुलाकात करते हैं, मगर आज भी मुलाकात नहीं हो सकी। मगर एक खबर और गर्म है कि चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान को अकेले में बानी पीटीआई से मुलाकात करने का मौका दिया गया, उनको इजाज़त मिल गई, मगर वो नहीं मिले। उन्होंने ये कहा कि उनके साथ कम से कम एक और शख्स ज़रूर होना चाहिए, या बानी पीटीआई के बहनों में से एक बहन उनके साथ ज़रूर होनी चाहिए, जिसकी शायद उनको इजाज़त नहीं मिली। तो बैरिस्टर गौहर अली खान की जो ज़राए के मुताबिक मुलाकात हो सकती थी वो भी नहीं हुई। एक और बड़ी खबर, पंजाब में बसंत मनाई जा रही हैं 6, 7 और 8 फरवरी। 8 फरवरी को पूरे पाकिस्तान में पीटीआई यौम स्याह मना रही है और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रखा है। और पंजाब की हुकूमत ने बसंत मनाने का ऐलान किया है। इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, बसंत मनाई जाएगी, लेकिन फिर उसमें कुछ पाबंदियां लगा दी गई हैं। पंजाब की हुकूमत ने खसूसी तौर पे जो पिंगे हैं या गुडियाँ या गुड्डे हैं उन पर बानी पीटीआई इमरान खान की तस्वीरें प्रिंट कराने पर ममानियत कर दी है, पाबंदी लगा दी है। और उसके साथ नकदा कोका समेत तकरीबन 128 गानों पर भी पाबंदी लगा दी गई है, जो बसंत और बसंत के अलावा भी कभी पब्लिकली उनको इस्तेमाल या उनको सुना नहीं जा सकेगा। आखिर ये सब कुछ कैसे होगा, इस तमाम इश्यूज़ पे बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है जनाब जुल्फ़िकार अली भट्टी, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं, रुकन कौमी असम्बली है। और हमें ज्वाइन किया है वीडियो लिंक पे मिशाल यूसुफजई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सेनेटर हैं, और हसन साबर एडवोकेट, रहनुमा MQM रुकन कौमी असम्बली, और अली राशिद मावन खसूसी वज़ीर आला सिंध बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम शुरू करते हैं वादिया तीरा में होने वाली नकल मकानी के हवाले से, और उस सिलसिले में आज वज़ीर दिफ़ा और वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ और अख्तियार वली जो नून लीग के रहनुमा हैं, उन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पहले आपको सुनाते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशियात अता तारड़ जो है वादिया तीरा में होने वाली नकल मकानी को तारीख़ के किस पस मंज़र में वजाहत करने की कोशिश कर रहे हैं या एक्सप्लेन कर रहे हैं। 1880 में वो लिखता है कि जो खैबर के अफरीदीज हैं और अका खेल हैं, ये बाकी ट्राइब से डिफरेंट हैं। ये सर्दियों में डिसेंड करके दूसरे इलाकों की तरफ हिजरत कर जाते हैं और गर्मियों में ये वापस तीरा के इलाके में आ जाते हैं। तीरा दी प्लेटो नोन एज तीरा, ये मैं आपसे शेयर कर लूंगा व्हाट्सएप के ऊपर। ये रिसर्च करके, ये उस तरह नहीं है जिस तरह KPK के तर्जुमान बयानबाजी कर रहे हैं। दिस इज वेल रिसर्च। ख्वाजा साहब ने जो बात की ये सारी रिसर्च पे मबनी है, हकायक पे मबनी है। तो आपने सुना वफाकी वज़ीर इत्तलात को। आपको ये भी बताते चलें कि वफाकी वज़ीर दिफ़ा ने भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वाज़ेह तौर पे ऐलान किया कि ये हुकूमत ने वहाँ वादिया तीरा में कोई ऐसा बड़े पैमाने पे फ़ौजी ऑपरेशन का फ़ैसला नहीं किया था, और ना ही वफाकी हुकूमत ने वहाँ से लोगों को जाने के लिए कहा है। तो मिशाल यूसुफ से ही आप क्या कहेंगी? ये तो अंग्रेज़ के दौर का एक गज़टियर था, उसका हवाला दिया है वफाकी हुकूमत ने कि ये तो 1880 से लोग आ जा रहे हैं, क्योंकि वादिया तीरा का इलाका जो अब पाकिस्तान का हिस्सा है और अब कबायली इलाका भी नहीं है, वो तो वहाँ पे इतनी सर्दी और बर्फ़ पड़ती है, वो तो इंसानों के रहने के काबिल ही नहीं है। तो क्या वजह है? वैसे तो आप भी तकरीबन 10 साल से ज़्यादा अरसे से पीटीआई की वहाँ पे हुकूमत है,
خیبر پختونخوا میں، تو کیا لوگوں کو، وادی تیرا کے لوگوں کو برف باری میں کیوں نقل مکانی کرنی پڑتی ہے؟ کیا یہ روایتی طور پہ غلط بات ہے جو عطا طارق صاحب کہہ رہے ہیں؟ بہت شکریہ رحمت اللہ جان صاحب. دیکھیں آج کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، مجھے تو لگ نہیں رہا تھا کہ یہ کوئی وفاقی وزراء کی پریس کانفرنس ہو رہی ہے. لگ رہا تھا کہ کوئی جوکرز بیٹھے ہوئے ہیں. اعمال جو کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے، اور بدنیت کبھی بھی فلا نہیں پاتے. ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ سردی کے اس موسم میں جب وادی تیرا میں کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا، آپریشن ممکن ہی نہیں ہے. ان کا بیسک مقصد لوگوں کا جبری انخلا تھا تاکہ لوگ وہاں سے نکلے در بدر ہو، اور وہ پھر وزیر اعلیٰ اور یا صوبائی حکومت کو گالیاں دے یا ان کے خلاف ہو، یا عمران خان کا ووٹ بینک کے پی میں خراب ہو. لیکن چونکہ انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کے مناظر دیکھ لیے ہیں کہ تیرا سے لے کر کے پی کے چپے چپے میں لوگ اس وقت بھی وزیر اعلیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے ووٹ بینک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، عمران خان کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. تو ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کا جو ایڈونچر تھا، یا انہوں نے جو سازش کرنے کی کوشش کی، تو وہ فلوپ ہو گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے مثال کیا سازش کیا کرنی، آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں کہ وفاقی حکومت وہاں آپریشن کرنا چاہ رہی تھی اور وفاقی حکومت نے وہاں سے لوگوں کو نقل مکانی پہ مجبور کیا ہے؟ کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ لیکن جی، میں نے سینٹ میں سے بڑی تفصیلی تقریر کی تھی. میں نے بڑے تفصیل سے تمام پاکستان کے سامنے بتایا تھا کہ صوبائی حکومت بشمول وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو مائنس کر کے 24 رکنی قبائلی عمائدین کا ایک جرگہ ہوا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ لوگ نہیں تو آپ کی حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا، آپ کے ڈپٹی کمشنر نے کمیٹی سے ملاقات کی. وہ ڈپٹی کمشنر کون ہے؟ وہ کدھر ہے آج کل؟ اس کو آپ سامنے کیوں نہیں لے آتی؟ دیکھیں، ہمارے ڈپٹی کمشنر کو ڈائریکٹلی نے خط لکھا. بہت سے تفصیلات ہے، بہت سے خط و خطوط ہے جو آنے والے دنوں میں منظر عام پہ آ جائیں گے. لیکن یہ سارا بلنڈر ہوا کہاں پہ؟ وفاقی حکومت نے، ہمارے پشتوں میں ایک محاورہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ خود گولی ماری، اور انہوں نے ایک پریس ریلیز کی جس میں انہوں نے جو ریاستی نمائندے ہیں خیبر پختونخوا میں، IGFC کور کمانڈر، ان پہ عدم اعتماد کیا. 24 رکنی قبائلی کمیٹی پہ عدم اعتماد کیا. مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا جو ضلع خیبر کا جو ڈپٹی کمشنر ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ کہاں ہے، یہ بتائیں. دیکھیں، جو ہمارا خیبر کا ڈپٹی کمشنر ہے وہ بیسیکلی بیٹھتا پشاور میں. کیا نام کیا ان کا اور وہ کہاں ہے؟ وہ کیوں نہیں بتا رہے، وضاحت کیوں نہیں کر رہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جتنی بھی ہوئی ہے وہ بیوروکریسی اور کور کا جو یہاں پہ 11 کور بیٹھی ہوئی ہے، ان کی ڈائریکٹ کوارڈینیشن ہوئی ہیں. بہت سی تفصیلات جو آگے والے اتوار ہے، سب کچھ پاکستان کے سامنے منظر عام پہ آ جائے گا، جو ہونا نہیں چاہیے تھا. آپ کہہ رہے ہیں کہ کچھ خطوط بھی ابھی منظر عام پہ آنے والے، سب کچھ منظر عام پہ آنا. لیکن میں ایک بات بتا دوں جی، جو ہونا نہیں چاہیے تھا، یہ وفاقی حکومت نے ایک اٹیمپٹ کی ہے کہ ریاستی ادارے اور قبائل کے عوام آمنے سامنے آ جائیں، کیونکہ قبائل کے عوام نے جو ریاستی نمائندے ہیں پہ اعتبار کر کے آدھو نقل مکانی کی، آدھو کو زبردستی نکالا گیا. لیکن چونکہ یہ سارا کچھ اب ہو گیا ہے، یہ وفاق نے اتنا بڑا بلنڈر کر دیا ہے کہ اس کے لیے اب یہ روز وضاحتیں کریں گے. جی ذوالفقار علی بھٹی صاحب، یہ بنیادی طور پہ تو وفاق کا بلنڈر ہے، یہ مشال یوسف سے ہی کہہ رہی ہیں. تو ویسے حقیقت یہ ہے کہ وفاق وزیر دفاع خواجہ آصف تو خود پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتے رہے ہیں کہ وہاں وادی تیرا میں آپریشن ہو رہا ہے، آپریشن کی ضرورت ہے اور یہ ہوگا، کوئی اسے روک نہیں سکتا. تو اب اچانک یہ یو ٹرن کیوں لے رہی ہے حکمران جماعت؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی آپ یہ ان کو کہیں کہ کوئی نوٹیفیکیشن دکھا دیں گے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کے لیے کیا ہے کہ وہاں پہ آپریشن جو ہے وہ ہو رہا ہے یا ہونے لگا ہے. کوئی ایسا نوٹیفیکیشن دکھا دیں. نوٹیفیکیشن تو ان کے پروونشل گورنمنٹ نے کیا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جتنا بھی ملبہ ہے، یہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالیں. ان کا لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہو. اب دیکھیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی خطوط سامنے آنے ہیں. یہ آپ کی اپنی حکومت ہے، وہاں پہ آپ کی اپنی بیوروکریسی ہے، آپ کا اپنے لگے، آپ کے کہنے پہ جو وزیر اعلیٰ ہوتا ہے وہی ڈی سی لگاتا ہے. آپ اپنے ان کے خطوط کو خفیہ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اتنے دن سے یہ بحث چل رہی ہے ٹی وی پہ. آپ ان خطوط کو سامنے لے آئیں اور اس کا کیک کو سامنے لے آئیں. دیکھیں، اور وہی نا، جب آپ نے یہ کام کر لیا
ایک اپنا لوگوں کو اپنے وفاقی حکومت اور اپنے فوج کو بدنام کرنے کے لیے یہ ایک پراپوگنڈا کر کے لوگوں کو وہاں پہ نقل مکانی پہ مجبور کیا، اور اس کا ملبہ جو ہے وہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پہ. اچھا بٹی صاحب آپ یہ بتائیں نا کہ یہ وزیر اطلاعات جو ہیں 1880 کے گزٹ کا حوالہ دے رہے ہیں جس میں انگریز کے دور میں لکھا گیا تھا کہ یہ جو قبائل ہیں یہ سردیوں میں جب برف پڑتی ہے تو یہ یہاں سے ویسی نقل مکانی کرتے ہیں. تو پاکستان کو بنے ہوئے بھی 78 سال ہو گئے ہیں، آپ لوگوں کی 50 سال سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت ہے وفاق میں، تب یہ وفاق کا قبائلی علاقہ تھا، تو کیا ترقی کی ہے کہ برف پڑتی ہے اور لوگ بیچارے گھر چھوڑنے میں مجبور ہو جاتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کیا کیا اس علاقے کے لیے ابھی تک؟ دیکھیں، نہ تو ہم موسم بدل سکتے ہیں، نہ ہم کلچر بدل سکتے ہیں. کلچر اور موسم اللہ کے ہاتھ میں عادتیں بدل نہ سکتے ہیں. میری بات سنیں ایک چیز. دوسری بات یہ ہے تو انہوں نے وہ کلچرل یا ہسٹوریکل بات کی. وہاں پہ کیا ترقیاتی کام کیے ہیں؟ سڑک، بجلی، اسکول، ہسپتال کیا ہے؟ لوگ کیوں چھوڑنے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ یہ دیکھیں، ہسپتال بنانا، اسکول بنانا، یہ وفاق کی ذمہ داری تھی. 50 سال کی بات کر رہا ہوں، قبائلی علاقہ تھا یہ. چلو یہ پہلے چلو قبائلی علاقہ ہوگا تو آپ سے یہ کتنا ٹینیور ہے ان کو اپنا صوبائی حکومت کو، تو یہ کیا کرتے رہے ہیں؟ چلو جی میں کہتا ہوں جی فیڈرل گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی تو یہ سڑکیں آپ جا کے فیڈرل گورنمنٹ بنائے گی، جا کے اسکول گورنمنٹ بنائے گی. یہ کوئی 18ویں ترمیم کے بعد یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے؟ یہ بتا دیں. چلے علی راشد صاحب، ویسے پیپلز پارٹی کی بھی حکومت رہی ہے تو کیوں تیرا وادی کی ترقی نہیں ہوئی؟ لوگ کیوں برف پڑنے اور سردی آنے پہ نقل مکانی پہ مجبور ہوتے ہیں؟ یہ کس کی ذمہ داری تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ذمہ داری تو جو بھی حکومت ہوتی ہے اس زمانے کی اس کی ہوتی ہے، اور ہم شور اس زمانے میں کام بھی ہوا ہوگا، سب چیزیں بھی ہوں گی. مگر جیسے مجھ سے پہلے جو بات کر رہے تھے پی ایم ایل این کے صاحب، درست فرما رہے تھے کہ موسم پہ تو کسی کا کنٹرول نہیں، اور آپ کو جیسے پتا ہے گلوبلی کلائمیٹ چینج کرائسس چل رہی ہیں. سردی شدت سے زیادہ بڑھ رہی ہے، جب گرمی ہوتی ہے تو شدت سے زیادہ بڑھ رہی ہے. یہ کلائمیٹ چینج پہ ہم نے کافی بات بھی کی اور ایسے حادثات بھی ہوئے زندگی میں، پاکستان میں کیا دنیا میں نہیں ہوئے، اس طرف جا رہی ہے. ابھی آپ امریکہ میں اٹھا کے دیکھ لیں تو نہیں، لیکن یہ وادی تیرہ کے لوگ پاکستانی ہیں، ان کو آج 1880 میں بھی وہ صورتحال تھی، آج 1880 کیا آج 2025 میں بھی وہی صورتحال ہے. 150 سال گزر گیا ہے. آپ لوگوں نے کیا کیا واقع لوگوں کے نہیں اترے تو اس سال کیوں میرے خیال سے یہ بات بتا صاحبہ بات کر رہی تھی، وہ ان کی ہسٹوریکل کلچر کے بارے میں بات کر رہی تھی کہ وہ مائگریٹ کرتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک وہ نہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں کہا جی کہ وہ مائگریٹ کرتے. میں تو کہتی ہوں پچھلے سال بھی نہیں مائگریٹ کیے انہوں نے، ابھی کیوں ہوئے ہیں؟ اچھا اوکے جی، کیوں ہوئے ہیں یہ آپ نے کیا بتایا تھا؟ جی سردی بڑھ گئی ہے. اچھا، سردی بڑھ گئی ہے، زیادہ برف پڑتی ہے تو زیادہ نقل مکانی ہوتی ہے. ہو سکتا ہے. اب دیکھیں، اگر پوری دنیا میں کلائمیٹ چینج کے کرائسس آ رہے ہیں تو اب اس پہ یہ اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ فوجی آپریشن کی وجہ سے نقل مکانی نہیں ہو رہی، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ میرے حساب سے تو نہیں ہو رہی اس وجہ سے. اور ویسے بھی اتنی برف باری میں جہاں لوگ رہ نہیں سکتے وہاں فوجی آپریشن کیسے ہوگا؟ اور اب لوگ بھی نکل گئے ہیں، فوجی آپریشن بھی نہیں ہو رہا، تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ سچن جیسے گلیشیئر پہ بھی جب ہمیں ہندوستان کے خلاف یا جتنے ہندوستان کے سہولتکار ہوتے ہیں ان کے خلاف جب ہمیں آپریشن کرنا پڑتے ہیں، ہمارے جوان وہاں موجود ہوتے ہیں، وہ گلیشیئر تک میں بھی. تو اگر یہاں بھی سردی پڑ رہی ہے تو اگر آپریشن کرنا ہے تو حکومت اور فوج نے اگر طے کیا ہے اور اگر ضرورت ہے تو آئی تھنک نیشنل سیکیورٹی سے اوپر تو کچھ اور چیز ہے نہیں ملک کی جو نیشنل سیکیورٹی، اور اگر اس کے تحت اگر فیصلہ ہوا ہے کہ کرنا ہے آپریشن تو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے کی حکومت میں بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. پاکستان کے حق میں ایک چیز ہو رہی ہے. چلے حسان صابر صاحب، آپ پیپلز پارٹی کے اس موقف کی تائید کرتے ہیں کہ وہاں پہ جو وادی تیرہ میں جو نقل مکانی ہو رہی ہے وہ سردی اور موسم کی وجہ سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. متی اللہ صاحب، ایک تو ہمیں یہ یقین کرنا چاہیے کہ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ کوئی آپریشن نہیں ہو رہا ہے اور یا نقل مکانی موسم کی وجہ سے ہو رہی ہے تو اس کو ہمیں ماننا چاہیے. ٹھیک ہے، اور اس وقت تک ماننا چاہیے جب تک کوئی ایسے ایویڈنس سامنے نہ آ جائیں کہ وہاں پر آپریشن کی کوئی صورتحال
किसी तौर पर नजर आ रही हो। चले वो फिर कमेटी जो बनी थी हसन साबर साहब, आप लोग क्यों नहीं सवाल उठा रहे कि वो कमेटी किधर है? उसको पार्लियामेंट में बुला के, कमेटी स्टैंडिंग कमेटी में बुला के उसके किसी एक रुकन को पूछा तो जाए ना कि ये सब कुछ किया किसने था। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो केपी की सूबाई हुकूमत है उसके पास पूरा इख्तियार हासिल है उसको, और सूबाई मामलात के अंदर अगर फेडरल गवर्नमेंट या फेडरल जो स्टैंडिंग कमेटीज हैं वो इन्वॉल्व होती हैं तो सूबों को इस पर इख्तलाफ होता है। डेफिनेटली सूबे को सारी सूरत हाल के बारे में इल्म है, जैसे कि अभी इधर बताया गया कि कमिश्नर साहब मौजूद थे, कोर कमांडर साहब मौजूद थे, डीजी एफसी मौजूद थे, तो ये वफाक को रिप्रेजेंट तो 2 लोग कर रहे थे ना, 3 लोग कर रहे थे वहां पे। और अगर ऑपरेशन नहीं हो रहा और उसके लिए वफाकी वुज़रा जो है वो ये मुसलसल ये बात कर रहे हैं कि कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है इस वक्त कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा, और उसको अगर प्रोपेगेट किया जा रहा है पीटीआई की तरफ से तो इसको भी देखना चाहिए कि कब तक ये प्रोपेगेंडा जारी रहेगा। अच्छा, बिल्कुल सही है हसन साबर साहब, ऑपरेशन भी नहीं हो रहा और लोग भी नकल मकानी कर रहे हैं, कयामत टूटी हुई है उस इलाके में, लोग बेघर हो रहे हैं और ऑपरेशन भी नहीं हो रहा, तो इसके कोई ना कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए ना कि ये क्या गलत फहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, मिसकम्युनिकेशन थी, कौन जिम्मेदार है इसका? और मेरे ख्याल में दोनों वफाकी हुकूमत भी और सूबाई हुकूमत भी कम से कम वो जो 24 अरकान है कमेटी के, उनमें से किसी एक को तो तलाश कर ले जो बज़ाहिर सब के सब इस वक्त रोपोश हुए हैं, क्योंकि हमने भी कोशिश की उनसे टेलीफोन पर रब्ता करने की। जो कमेटी के सरबराह हैं कमालुद्दीन साहब, उनका टेलीफोन भी बंद मिल रहा है और उनकी लोकेशन भी नहीं है कि वो हैं कहाँ, और इतना बड़ा एक इशू बना हुआ है इस मुल्क में, वो 24 लोग जो हैं वो मुंह बंद करके बैठे हैं, खामोश हैं, और इस कोई भी वजाहत करने को तैयार नहीं है कि आखिर उनको ये मैंडेट दिया किसने था इस नाम नहाद कमेटी को। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक सहाफ़ी प्रोग्राम में। बानी पीटीआई की बीनाई के हवाले से कुछ खबरें आ रही हैं। ज़राए के मुताबिक जो डॉक्टर्स की टीम जिसने उनका मुआयना किया, उनकी एक आंख में बीनाई के हवाले से कुछ खदशात पैदा हुए हैं, और चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर अली खान ने भी इस हवाले से मीडिया से बात की है। हमें खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी जो वहाँ कंडीशंस है उसके बारे में, बुशरा बीबी की हालात के बारे में बहुत सख्त तशवीश है। हमने हमेशा कहा है कि ये मुलाकातों पे आप सियासत ना करें, सियासत आप करेंगे तो सियासत के लिए और बड़ी चीजें हैं, लेकिन ये मुलाकात हमारा बुनियादी हक है, अदालतों का हुक्म है, रूल्स के मुताबिक है, एसओपी के मुताबिक है, ये हम हर सूरत इंप्लीमेंट करते रहेंगे। जितना तुम लोगों को दबाओगे इतना दुनिया ज्यादा बोलेगी, दबाने से कौमें खामोश नहीं होती। रूल ऑफ लॉ को जगह दें, रूल ऑफ लॉ को इंप्लीमेंट करें, कानून के मुताबिक हमारी मुलाकातें कराए, और बुशरा बीबी और खान साहब की जो पिटीशन इस वक्त लगी हैं वो आप लगाएं ताकि मुलाकातें कन्फर्म हो। जी अली राशिद साहब, आपके जो लीडर हैं आसिफ अली जरदारी साहब, उनको भी जेल में मुबैना तौर पे उन पर तशद्दुद हुआ, उनकी ज़ुबान भी तेज़ धार आले से काटी गई। तो अभी इमरान खान के हवाले से जो सेहत की खबरें बाहर आ रही हैं, तो आपको नहीं लगता कि इस हवाले से कोई फौरी इक़दामात लेने चाहिए और मुलाकात कराने में क्या हर्ज है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जरदारी साहब ने 13 साल गुजारे थे जेल में, अभी तो खान साहब को मेरे ख्याल से 2 ही साल हुए। अच्छा, और इनको भी 13 साल गुजारने हैं? जितना अपना टाइम है, जो अगर अपने, तो फिर इनको भी जरदारी साहब की तरह अस्पताल में किसी वीआईपी वार्ड में शिफ्ट करवा दें, इमरान खान को भी। वो 13 वो मेरे ख्याल से 8 साल बाद हुए थे, तो 13 में से 8 साल गुजार दें, फिर उस पर नजर नहीं कर सकते। और इनकी सेहत कोई खराब होने की रिपोर्ट नहीं है, जो मैंने आपसे सुना ना कि आंख की बिनाई थोड़ी कमजोर हुई है पहले से, और 2 साल गुजर चुके हैं मेरे ख्याल से। वो हम सेल में देखते रहते हैं कि ये देसी मुर्गा भी खा रहे हैं, हेल्दी खाना भी खा रहे हैं, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, और किताबें भी बहुत पढ़ रहे हैं। यहाँ तक कि उनकी जो रीडिंग लिस्ट थी किताबों की वो शेयर करी थी। होता है कभी कभार जब आप किताबें बहुत पढ़ते हैं और आंखों पे से पड़ता है तो वो बिनाई पे भी असर थोड़ा होता है। चले मिशान यूसुफ से ही ये जो सेहत के हवाले से खदशात हैं और मुलाकात भी नहीं हो पा रही, तो इस सारी सिचुएशन में जो पीटीआई ने कॉल दे रखी है 8 फरवरी की, तो उसकी तैयारियां मुकम्मल हैं या ये मुज़ाकरात की खबरों की वजह से ये जो हड़ताल की, यौम स्याह की, पहिया जाम हड़ताल की जो कॉल है, इस पे भी नजरसानी की जा सकती है?
देखिए मतीउल्लाह जान साहब, 8 फरवरी को जो कॉल है वो तो फाइनल है, उसमें तो कोई भी नजरसानी नहीं होगी, वो तो पहिया जाम हड़ताल होगी। लेकिन चूंकि खान साहब को इस टाइम ना उनकी फैमिली की एक्सेस हो रही है, ना डॉक्टर्स की एक्सेस हो रही है, ना लॉयर्स की एक्सेस हो रही है, ना ही बीबी साहिबा को कोई एक्सेस हो रही है। हम बाकायदा तौर पे हर मंगल के दिन जाते हैं, चीफ जस्टिस को याद दिलाते हैं कि जी आपने एक ऑर्डर किया हुआ था लार्जर बेंच ने, और इस पे कोई भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जब भी हम जाते हैं तो या वो चले जाते हैं या वो चैम्बर में चले जाते हैं और वो मिलते नहीं हैं। तो ये भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहती हूँ, और वो अपने ऑर्डर्स की इम्प्लीमेंटेशन नहीं करा रहे। मगर बैरिस्टर गौहर अली खान के हवाले से खबरें हैं मिशाल कि उनको आज अकेले मुलाकात करने का एक मौका दिया गया और उन्होंने इनकार कर दिया बैरिस्टर गौहर अली खान ने कि वो इमरान खान से अकेले नहीं मिलते। आज पहली मर्तबा शौकत खानम ने एक प्रेस रिलीज की हुई है, शौकत खानम हॉस्पिटल ने, और उन्होंने खान साहब तक एक्सेस मांगी है कि हमें उन तक एक्सेस दी जाए ताकि हम भी उनका मेडिकल चेकअप कर सके। रह गई बात बैरिस्टर गौहर साहब की, तो मेरी उनसे खुद बात हुई, मैंने उन्हें कॉल की तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने पहले से ही कहा हुआ है कि जब भी उनकी मुलाकात कराई जाए तो उनके साथ खान साहब या बीबी साहिबा की फैमिली का कोई ना कोई हो ताकि वो अंदर जाए, क्योंकि वो उनकी फैमिली है। उनके दिल को तसल्ली फैमिली मेंबर्स के जरिए ही होगी, हम तो पार्टी है। और उन्होंने एक और बात की कि अगर खान साहब की फैमिली को उन पे एतराज है कि जी वो उन्होंने कोई सियासी बयान बाहर दिया, और सलमान अकरम राजा साहब ने चूंकि लार्जर बेंच के सामने कहा था कि कोई सियासी बयान नहीं दिया जाएगा, तो उस वजह से मगर बैरिस्टर गौहर अली खान को खौफ क्या है मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन क्या है बैरिस्टर गौहर अली खान को अपने लीडर से अकेले मुलाकात करने में क्या खौफ है? डांट खाने का खौफ है या लोग उस पे एतमाद नहीं कर रहे हैं उन पे कि वो बाहर आके जो बात करेंगे तो उन पे तनकीद होगी? खौफ कोई भी नहीं है मतीउल्लाह जान साहब, लेकिन चूंकि फैमिली की एक्सेस नहीं हो रही, अगर मुझे भी इजाजत दी जाए तो मैं नहीं जाऊंगी। मैं कहूंगी कि जी पहले फैमिली की एक्सेस कराए। तो इस तरह ये, लेकिन मैं एक बात करना चाहती हूँ कि बीबी की फैमिली कोई भी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देती, ना उनका कोई ट्विटर अकाउंट है, ना वो मीडिया पे आती है, तो उनकी एक्सेस क्यों नहीं हो रही? चलें जी। अच्छा, पहली बात तो ये है कि आपको पता है कि पिछले दिनों में या कुछ महीना पहले उन्होंने यही शोर मचाया हुआ था जी कि उनकी सेहत खराब है जी, ये है। फिर जाके बहन मिली और उन्होंने बाहर स्टेटमेंट दी कि बिल्कुल सेहत ठीक है। अब रही बिनाई की बात, देखें आपकी जब ये 75 या लगभग इतनी है मेरे ख्याल में इमरान खान साहब की, तो वहाँ अगर आपके बाज़-औक़ात आपका मोतिया आ जाता है, बाज़-औक़ात आपकी बिनाई कमज़ोर हो जाती है, आपने भी ऐनक लगाई हुई, आप अभी उससे उम्र के भी नहीं है, तो मेरे ख्याल में ये नहीं कह सकते कि आपकी सेहत ख़राब है। ये एक एजिंग फैक्टर होता है और उसमें आपका जो बिनाई मतलब उतनी खराब नहीं है कि नवाज शरीफ साहब की तरह लंदन जाके जेल से लंदन जाके इलाज कर, इतनी खराब नहीं है। किसी की नजर कमजोर होना कोई वो सेहत की खराबी की निशानी नहीं है। अच्छा। वो एक जब तक प्लेटलेट ना डाउन हो जाए, वो एजिंग प्रोसेस है। एजिंग प्रोसेस है, आपकी बिनाई कमजोर होना जो है ना। तो तीसरी बात ये है कि देखें ये अफवाहें तो ऐसे फैलाते हैं खुदा नखास्ता। पहले देखे तो इन्होंने इंडियन चैनल था कि ये इंटरव्यू दिए कि ये खुदा चले, वो तो बात की बात है। शौकत खानम आपके अपने डॉक्टर्स मुलाकात करने चाह रहे हैं। शौकत खानम हॉस्पिटल अपनी शादी में नहीं बुलाया। हाँ जी, शौकत खानम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा है मिलने दिया जाए। डॉक्टर अदनान आपके नवाज शरीफ साहब को मिलते रहे अपने डॉक्टर अदनान? देखिए वो तो जेल मैनुअल के मुताबिक है जी। तो क्यों नहीं मिलने दे रहे? अभी खान साहब का मुआयना क्यों नहीं हो रहा? देखें वो उसकी रिपोर्ट पब्लिक क्यों नहीं कर रहे? मर्जी की बात है, जैसे गौर साहब मिले या नहीं मिले, 2 मिलना चाहते हैं, 3 मिलना चाहते हैं, ये इनका अपने, ये सिर्फ एक मीडिया पे खबर बनाने के लिए ऐसी बातें करते हैं। अच्छा चलें जी। हसन साहब एडवोकेट साहब एक्सेस दे दें और आप हमें गलत साबित कर दें, डॉक्टर्स की एक्सेस क्यों नहीं दे? चलें हसन साहब, आपको क्या लगता है बतौर एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर, क्योंकि एमक्यूएम तो आपको पता है बड़ी गैर जानबदार है आपकी पार्टी, पीपल्स पार्टी में, नून लीग और पीटीआई में, तो आपको क्या लगता है मुलाकातें हो जानी चाहिए और ये जो खदशात है खान साहब की सेहत के हवाले से, इनको कैसे दूर किया जा सकता है? मती साहब, मेरी गुजारिश ये है कि जेल मैनुअल के तहत तमाम कैदियों को यकसा हुकूक हासिल है, इसी तरह से इमरान खान साहब को भी हासिल है। और न सिर्फ इमरान खान साहब का इलाज उनके पसंदीदा डॉक्टर से होना चाहिए, बल्कि वहाँ मौजूद तमाम कैदियों का पूरे पाकिस्तान की जेलों में जितने भी मुक़य्यद हैं लोग, उन सब का इलाज भी उनके मनपसंद डॉक्टर से करवाया जाना चाहिए। किसी की नजर कमजोर हो जाए, किसी के सर में दर्द हो रहा हो तो, और किसी का जो भी सूरत हाल पैदा हो रही है उसकी सेहत के हवाले से,
तो तमाम कैदियों के साथ यकसा सुलूक होना चाहिए पूरे पाकिस्तान के अंदर। कराची की जेलों के अंदर MQM के जितने भी सियासी कैदी हैं उनको भी ये सहूलत मिलनी चाहिए कि वो हर मंगल को अपने सियासी लीडरान से और जो उनकी फैमिलीज है उनके साथ उसी तवातुर से मुलाकात करें, ये तो बड़ी अच्छी बात। तमाम सहूलतें हासिल करें। तो जेल मैनुअल में अगर ये चीज मौजूद होनी चाहिए और तमाम कैदियों को यकसा हुकूक मिलने चाहिए। चले, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक। साफी प्रोग्राम में लाहौर में बसंत मनाई जाएगी, मगर अब की बार कुछ अजीब व गरीब नई कानूनी पाबंदियों का सामना है लाहौर के बसंत मनाने वालों को। जिंदा दलाने लाहौर, उनको अब इजाज़त नहीं कि वो अपने पिंगों पे या गुड्डियों पे या गुड्डों के ऊपर इमरान खान की तस्वीर प्रिंट करवा सकें या फिर कुछ ऐसे गाने चला सकें जिसमें बानी PTI का हवाला हो। तो जुल्फ़िकार अली भट्टी साहब, लाहौर के लोग तो बड़े जिंदा दलान हैं, उन पे इतनी पाबंदियाँ, फिर ये बसंत का क्या फ़ायदा कि लोगों के ऊपर पाबंदी है कि गुड्डी के ऊपर इमरान खान की तस्वीर नहीं होनी चाहिए? कैसे रोकेंगे? क्या पंजाब पुलिस का ड्रोन उनको जाके गिराएगा? पहली बात तो ये है कि पिछले दिनों मैं एक मीडिया पे ना एक बंदा कह रहा था कि जी वो बसंत नहीं मनाएंगे, वो एहतजाज करेंगे। तो पहले तो 8 फरवरी को ये देखना एहतजाज करने के भी तरीके होते हैं। ये क्या बसंत जो है ये एहतजाज का हिस्सा है। अगर लोग एंजॉय करेंगे और वो इस चीज पे एंजॉय करेंगे कि देखें, मेरी बात सुने कि पाकिस्तान जो पंजाब है उसमें बेहतरीन गवर्नेंस है, अच्छी हुकूमत चल रही है, डेवलपमेंट हो रही है, नज़्म ज़ब्त है, तो और वो सुबह सबसे तरक्की कर रहे हैं। ये कहाँ पे नोटिफिकेशन मुझे दिखा दे? नहीं, पंजाब हुकूमत की तरफ से बकायदा ऐलान किया कोई सियासी एजेंडा नहीं होगा। देखिए मेरी गुड्डी के ऊपर तस्वीर से सियासी एजेंडा कहाँ से होगा? देखिए ये कल्चरल प्रोग्राम है, अगर आपके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन है जिस पे इमरान खान का तो आप मानते हैं कि ऐसी पाबंदी नहीं होनी चाहिए? आप मानते नहीं, देखें आपके पास है नोटिफिकेशन? नहीं, आपके असूली तौर पर नहीं होनी चाहिए, आप यही कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ऐसी नोटिफिकेशन है तो मुझे देखिए ये ऐलान हुआ है, ताकि मैं देखे ना उस नोटिफिकेशन को देख के ही बता सकता हूं। ये नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन हुआ है मतीउल्लाह जान साहब, जिसमें लिखा गया है कि किसी भी पॉलिटिकल फिगर, ऑब्वियसली पॉलिटिकल फिगर एक ही है इस वक्त, इमरान खान। अच्छा, वो ही पॉलिटिकल फिगर है, वो नोटिफिकेशन है। इनको देखें, यही इनको एक वहम है कि वही पॉलिटिकल फिगर है। हाँ जी, जो आपने अपने सूबे में भी पंजाब का ये नोटिफिकेशन है, आपने नोटिफिकेशन मांगा है ना? हाँ जी, ये नोटिफिकेशन है, इसमें इमरान खान का नाम लिखा हुआ है। एक सेकंड जी, किसी सियासी शख्सियत की तस्वीर नहीं होगी। मतलब बसंत के ऊपर आप लोगों पे पाबंदियां हुई, किससे खौफ है? इमरान खान से इतना खौफ ज्यादा है आप? नहीं, इमरान खान का इशू नहीं है। देखें ना, देखें ये आपने नोटिफिकेशन मांगा था, ये देखें उसमें कहीं इमरान खान का नाम लिखा हुआ है। अच्छा, इसका मतलब है कि इमरान खान का नाम नहीं है? हाँ, तो फिर इसके अंदर तस्वीर चल सकती है, एक जनरल चीज है, तस्वीर चल सकती है। देखें जैसे आप जेल में एक जेल मैनुअल है, इसी तरीके से इसमें। अच्छा, पूरे पाकिस्तान में जेल मैनुअल लागू है? ये जेल मैनुअल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि अगर उसमें अच्छा, ये नकदा कोका पे क्या एतराज है? ये गाने पे क्या एतराज है? नकदा कोका मतलब क्या है? इसमें लिखा हुआ है नक्का कोका? नहीं, वो गानों का अलग नोटिफिकेशन है जनाब। 128वें नंबर पे नकदा कोका पे गाने पे भी पाबंदी है, वो अलग नोटिफिकेशन लिस्ट आई है। पता नहीं, मैंने तो नहीं पढ़ी भाई। 128 गाने और उसके ऊपर 128वें नंबर पे गाना है नकदा कोका, बाकी पीछे भी और गाने हैं। ये नाजेबा है, लगवा है, इसमें नाजेबा चीज क्या है? नंबर 804 का जिक्र आ गया। आपने अपने सेंसर बोर्ड बनाया हुआ है? अच्छा, फिल्मों का, गानों का बनाया हुआ है? नहीं बनाया हुआ? बनाया या नहीं बनाया हुआ? बिल्कुल। अगर किसी चीज पे पाबंदी नहीं होनी, फर्ज करो ये फाशी नहीं है या कुछ नहीं है, तो वो फिर आपको सेंसर बोर्ड को खत्म कर दें। अच्छा, वो सेंसर बोर्ड सिर्फ हमारे दौर में तो नहीं बना ना। अच्छा, नहीं, तो आप भी कर रहे हैं सब कुछ, पहली दफा कर रहे हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं करने, ये आज से नहीं बना हुआ मेरे भाई। अच्छा, जब से पाकिस्तान बना है सेंसर बोर्ड बना, ये सेंसर बोर्ड की तरफ से पंजाब हुकूमत, देखे ना, ये उसमें होगा। जी मिशाल, आप क्या कहेंगे? ये जो बसंत है जी, हम इनको दिखाएंगे कि हम इनके बसंत की एक्टिविटी को कैसे, जो हमने कॉल दी है उसमें तब्दील करते हैं। हम इनको दिखाएंगे कि कैसे पूरे लाहौर में कैदी नंबर 804 की पतंगे उड़ेंगी। हम इनको दिखाएंगे कि इनकी बसंत की एक्टिविटी कैसे आवाम की एक्टिविटी, PTI की एक्टिविटी, इमरान खान के लिए एक्टिविटी बनेगी। हम इनको बताएंगे कि जी किस तरीके से ये जो जितने मर्जी नोटिफिकेशन निकाल ले, जितने मर्जी तरीकाकार इख्तियार कर ले, आवाम को भी बड़े तरीके आते हैं, और हम इनको दिखाएंगे कि हम क्या क्या कर सकते हैं। वैसे पंजाब हुकूमत ने हमेशा PTI की 12वीं खिलाड़ी का किरदार अदा किया है, और मेरे ख्याल से अभी भी वो PTI की 12वीं खिलाड़ी का किरदार अदा कर रहे हैं। जी,
بٹ ذوالفقار بھٹی صاحب دیکھیں یہ ان کی ایک غلط فہمی ہے یا خوش فہمی ہے. میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں یہ ہر دفعہ احتجاج کا اعلان کرتے ہیں. اب بھی 8 فروری آنے والی ہے نا، تو آپ نے 9 فروری کو ان کو بھی بلانا ہے اور مجھے بھی بلانا ہے کہ یہ انہوں نے کتنی پیا میں ایک اور بات کر دوں جی، ہم جب احتجاج ایک منٹ آپ بات سنیں نا، ایک سیکنڈ چلے آگے لے کے چلتے نا. آگے پشاور کے اندر خیبر پختونخوا میں گاڑیوں کے نمبر جو ہیں ان کی آکشن ہوئی ہے، اور عمران خان کے نام سے، سہیل آفریدی کے نام سے، آفریدی کے نام سے، آفریدی 1 نمبر جو ہے اس پہ 1,40,00,000 کی بولی لگی ہے. اور خیبر پختونخوا حکومت نے کہا ہے کہ اب جو ہے آصف علی زرداری صاحب کے نام کا بھی گاڑی کا نمبر جو ہے آکشن کے لیے کیا جائے گا، اور جو نواز شریف صاحب کے نام کا بھی، اور سارے پولیٹیکل لیڈرز کے نام کے گاڑیوں کے نمبر، اسپیشل نمبر آکشن کیے جائیں گے. تو یہ تو عزت بیزتی کا معاملہ آ گیا. آپ لوگ خیبر پختونخوا حکومت کے آکشن میں حصہ لیں گے؟ یہ کے پی کے حکومت نے کوئی نیلام گھر ہے جس میں وہ اپنے وہ میجک شو کرتے ہیں. میری بات سنیں، دیکھیں نا، انہوں نے اپنے کسی سرکاری فنڈ سے وہ کسی کو پیسے دلا کے جناب علی اپنی پاپولیرٹی گین، تو آپ بھی کر لیں گے کیونکہ عزت بیزتی کا سوال ہے. ہم ایسے قسم کا ہلکے شو نہیں کرتے، نہ ہمیں ہلکے شو کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مثال طور پہ نواز شریف کی نمبر پلیٹ اویلیبل ہو تو آپ اس کی کتنی بولی لگائیں گے؟ دیکھیں میری بات سنیں نا، بتا دیں کتنے میں آپ لیں گے. نواز شریف ایک لیڈر ہے، وہ کوئی نمبر پلیٹوں پہ نہیں آیا ہوا. اچھا، میری بات سنیں، وہ ایک لیڈر ہے اور اس لیڈر کا ایک ویژن ہے. مشال آپ کتنی بولی لگائیں گے خان صاحب کے لیے؟ ان کے نام کے نمبر پلیٹوں پہ نہیں آ گیا بھائی، نمبر پلیٹوں پہ بات آ گئی. عمران خان کا نام ہی کافی ہے. عمران خان وہ لیڈر ہے جس کی وجہ سے آج پورے پاکستان میں 2 شوکت خانم چل رہے، 3 کمپلیٹ ہونے والا ہے الحمدللہ. عمران خان وہ نام ہے جس کی وجہ سے نمل یونیورسٹی چل رہی ہے. تو عمران خان کے نام پہ تو لوگ کروڑوں اربوں دیتے ہیں. یہ تو اپنے نواز شریف صاحب کی فکر کرے جو ایک مینڈیٹ کر کے ایک سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنا بڑا لیڈر تھا تو مینڈیٹ چوری والی سیٹ نہیں لینی چاہیے تھی. بہت شکریہ مشال یوسف زئی اور ذوالفقار علی بھٹی صاحب. صحافی پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.